हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं सुरेश एकेडमी में आपका स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे 28 फरवरी 2022 को जो ICAR टेक्नीशियन T1 का जो एग्ज़ाम हुआ था उसके शिफ्ट 1 के मैथ के सारे क्वेश्चन बहुत ही आसान तरीके से, जिससे कि आने वाले एग्ज़ाम में आप आसानी से कर पाएँ। इससे रिलेटेड अगर कोई भी क्वेश्चन आता है 7 और 8 जुलाई को होने वाले एग्ज़ाम में, तो आप आसानी से कर पाएँ। तो देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पैंतालीस सौ 5398 और 6889 को सबसे बड़ी संख्या m से विभाजित किए जाने पर प्रत्येक स्थिति में शेषफल n प्राप्त होता है। 2m-3n का मान कितना होगा, ये हमसे पूछा है। तो सबसे पहले तो अगर किसी भी क्वेश्चन में हमसे सबसे बड़ी संख्या पूछ रहा है, इसका मतलब हमसे क्या पूछ रहा है, HCF पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, HCF। तो हम इसका HCF ही निकालेंगे। m इसका जो होगा वो क्या होगा, HCF होगा। HCF निकालने का सबसे अच्छा तरीका ये होता है, अगर किन्हीं भी नंबरों का अगर हमें HCF निकालना है तो HCF उनका अंतर होगा, जो उनमें सबसे छोटा अंतर आएगा वो अंतर होगा, या फिर उस अंतर का फैक्टर होगा, कोई ना कोई फैक्टर होगा। तो हम इसी प्रकार से इसका HCF निकालते हैं। फर्स्ट और सेकंड का जो अंतर आ रहा है वो क्या आ रहा है, फर्स्ट और सेकंड का अंतर आ रहा है, देखते हैं। 8 में से 6 गए, 2 5 8, कितना आ रहा है, 852। और दूसरी और तीसरी का क्या आ रहा है, 9 में से 8 गए। इस टाइप से देख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं यही छोटा आ रहा है, 852 छोटा आ रहा है। तो 852 को हम देखते हैं कि ये है इसका फैक्टर या नहीं है, ये इसका HCF है या नहीं है। तो हम देख पा रहे हैं कि ये डिविजिबल नहीं है, 852 से कोई भी संख्या डिविजिबल नहीं है। तो हम 852 के फैक्टर देख लेते हैं, 2 से डिवाइड करके देखते हैं, तो आ रहा है 426। 426 देखते हैं इसका HCF है या नहीं है। हम 4546 में डिवाइड करते हैं, 6889 में डिवाइड करते हैं, नहीं हो रहा है। तो फिर इसको 2 से डिवाइड करके देखेंगे, तो कितना आ रहा है, 213। 213 से अगर हम डिवाइड कर रहे हैं तो आराम से हो रहा है, पहला भी हो रही है, दूसरी भी संख्या हो रही है और तीसरी भी हो रही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि 213 तो हमारा क्या हो गया, HCF। मतलब m की वैल्यू जो है वो 213 है। m की वैल्यू क्या आ गई, 213। 213 आ गई m की वैल्यू। अब हमसे पूछा शेषफल n प्राप्त होता है, तो शेषफल n तब प्राप्त होगा हम 213 से किसी भी संख्या को डिवाइड कर दें। जैसे मान लो 4546 को हम डिवाइड करते हैं, कितनी, 4546 को अगर हम डिवाइड करते हैं तो 213 टू जा कितना होगा, 426। 426 अगर हम इससे माइनस करते हैं तो बचेगा 8 एंड 4 2। फिर हमने 6 यहाँ पे कर लिया, तो बंजा क्या आ रहा है, 286। फिर हम बंजा करेंगे तो क्या आएगा, 213। लास्ट में क्या बचेगा, रिमाइंडर 73। 73 विल बी द रिमाइंडर। तो m की वैल्यू जो हमारी आ रही है वो आ रही है 213। m की वैल्यू क्या आ रही है हमारी, 213। और n की वैल्यू जो आ रही है, रिमाइंडर जो बच रहा है वो 73। और हमसे पूछा क्या है, 2m-3n। तो हम 2 की मल्टीप्लाई अगर 213 से करते हैं तो हमारा क्या आ रहा है, 426 आ रहा है ना। और 73 की मल्टीप्लाई 3 से करते हैं तो क्या आ रहा है, 3 3 जा 9 और 3 7 जा 21, 3 3 9 और 3 7 21, कितना आया, 219। अब हम अगर इससे माइनस करते हैं तो हमारा क्या आ रहा है, 207। 207 विल बी द राइट आंसर। तो हमारा जो सही आंसर वो होगा, क्या होगा, 207। बी विल बी द राइट आंसर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, वर्ष 2017 और से 2020
तक 3 स्कूलों ए, बी और सी में कक्षा 8 की परीक्षाओं में उपस्थित और उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों की संख्या प्रदर्शित करने वाली निम्नांकित तालिका का अध्ययन कीजिए और उसके पश्चात दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिएगा। यह है तालिका, आप अच्छे से देख लीजिएगा। फिर क्वेश्चन ये है, 2017 और 2019 में स्कूल बी से परीक्षा में उपस्थित होने वाले विद्यार्थियों की कुल संख्या 2018 और 2020 में स्कूल ए और सी से उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों की कुल संख्या से कितने प्रतिशत कम है, ये हमसे पूछा है। तो देखते हैं, 2017 एक तो ये है और 2019 ये है। तो इसमें क्या पूछा है, बी में क्या पूछा है, बी में पूछा है स्टूडेंट की संख्या जो कि उपस्थित हुए हैं, इस उपस्थित स्टूडेंट की संख्या पूछी है बी में। तो देखते हैं, एक तो है 250 हो गए, 250 ये हो गए, और 2019 में उपस्थित स्टूडेंट की संख्या 350 है, 350 ये हो गए, 350। टोटल ये हमारे कितने हो गए, 600। कितने हो गए, 600। और फिर दूसरा क्या पूछा है, 2018 और 2020 में स्कूल ए और सी से उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों की कुल संख्या। तो इसमें पूछा उत्तीर्ण होने वाले, इसमें पूछा था उपस्थित, और इसमें पूछा उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों की संख्या। तो इसमें जो उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों की संख्या है वो हम देखते हैं। तो जो ए में है, ए में और सी में, उसमें तो 600 आ गए थे ना, उपस्थित विद्यार्थियों की संख्या 600 आ गई। अब ए में हम देख लेते हैं 2018 में उत्तीर्ण विद्यार्थियों की संख्या। ए में उत्तीर्ण विद्यार्थियों की संख्या जो है 240 है। कितनी है, 240। और 20 में 270 है। कितनी है, 270। ये कितना हो गया, 071 510 हो गया। और सी में देख लेते हैं उत्तीर्ण। सी में जो उत्तीर्ण हुए हैं 250 हुए हैं, 250 ये हैं, और 340 ये हैं, 340। ये हमारा कितना आ रहा है, ये जो आ रहा है हमारा, ये आ रहा है 0, 9 और 5, ये 590 आ रहा है। तो टोटल हमारा क्या हो गया, 1100। कितना हो गया, 1100। टोटल हमारा 1100 हो गया। और इसमें पूछा क्या है, कितने प्रतिशत कम है। तो ये 1100 में से ये 600 जो आ रहा था ना, तो 600 1100 से कितना कम है, 500 कम है ना। तो यही देखते हैं, 500 नीचे लिख लेते हैं, 500 1100 का कितना परसेंट है, बटे 1100 गुणा 100, ऐसे ही तो निकलती है ना परसेंटेज। तो 00 से 00 खल्लास, और 11 से हम काटेंगे तो 4, 11 4 जा 44, 11 चौक 44, बचे 6, 11 पंजे 55, 55 पॉइंट कुछ आ रहा है। तो हमारा ये आंसर हो जाएगा, 4 विल बी द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पी क्यू के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है, जहाँ Q = 45 और P = 1.2 है। P = 0.3 होने पर Q का संभावित मान क्या होगा। Q का संभावित मान पूछा है। तो हमसे जो कह रहा है P Q के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है, तो मान लिया P = Q का वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती, ऐसे ही तो लिखेंगे। ऊपर हम K मान लेते हैं, है ना, ऊपर हम मान लेते हैं K, ऊपर हम क्या मान लेते हैं, K। तो P = क्या हो जाएगा, K/Q², K/Q²। कुछ भी मान लो आप, A भी मान सकते हैं, कुछ भी मान सकते हैं। तो अब जब हम वैल्यू रखेंगे P की वैल्यू है 1.2, है ना, और = K/44.5 का होल स्क्वायर। तो इससे अगर हम वैल्यू निकालेंगे तो हमारी जो आ जाएगी 1.2 इंटू 4.5 का जो वर्ग होगा वो क्या आएगा, 20.25, ये हमारा आएगा। फिर हमसे क्या पूछा है, P की वैल्यू दी है 0.3 और Q की संभावित वैल्यू पूछी है।
तो हम देखते हैं P इजिकल टू के अपॉन क्यू स्क्वायर है ना। तो अब हम 0.3 लिखते हैं। 0.3 इज इक्वल टू क्या है, क्या वैल्यू आई थी हमारी 1.2 इंटू 20.25, यही तो आई थी हमारी 2 की वैल्यू, है ना। और क्यों हमें से पूछा है तो निकाल लेंगे, पॉइंट से पॉइंट हटा देंगे। 3 4 जा 12 होता है, 3 4 जा 12 होता है। फिर 4 की मल्टीप्लाई हम 20.25 से करते हैं, फिर क्या आएगा हमारा क्यू स्क्वायर इजिकल टू हमारा 81.00 आएगा। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि Q इजिकल टू +-9, तो +-9 जो है वो हमारा राइट आंसर होगा। तो इसमें 9 दिया है तो 9 ही हमारा क्या होगा, राइट आंसर होगा। समझ पा रहे हैं, आशा करता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन, एक टंकी को पाइप ए और बी क्रमशः 9 घंटे और 15 घंटे में भर सकते हैं। 9 घंटे और 15 घंटे में भर सकते हैं। दोनों पाइप एक साथ खोले गए। कुछ समय पश्चात ज्ञात हुआ कि टंकी के तल में एक रिसाव है जो पूरी भरी टंकी को 22.5 घंटे में खाली कर सकता है। तत्पश्चात इसकी मरम्मत की गई। यदि टंकी कुल 6 घंटे में भरी गई हो तो रिसाव की मरम्मत कितने समय के पश्चात की गई थी। ये हमसे पूछा है कि कितने समय के बाद उसकी जो उसमें रिसाव था ना वो बंद कर दिया गया था। तो इसमें बता रहा है कि टंकी जो ए है, पाइप जो ए है वो 9 घंटे लेता है किसी भी टंकी को भरने में, और जो बी है वो 15 घंटे लेता है। लेकिन एक पाइप सी भी है जो कि 22 सही 1/2 यानी कि 45/2 घंटे लेता है किसमें, खाली करने में। ये खाली भी कर देता है। तो इसका हम एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा 45। इसकी इफ़िशियंसी आ जाएगी 9 5 जा 45, 9 पंजे 45, और इसकी इफ़िशियंसी आ जाएगी 2 15 3 45 3, और इसकी इफ़िशियंसी आ जाएगी -2। सी की क्या आ जाएगी -2। और फिर पूछा क्या है कि जो टंकी पूरी खाली कर सकता है 22.5 घंटे में। तत्पश्चात इसकी मरम्मत की गई। यदि टंकी कुल 6 घंटे में भरी गई हो तो रिसाव की मरम्मत कितने समय के पश्चात की गई। तो ये पूछ रहा है कि 6 घंटे तो चल गई है, उसके 6 घंटे तो ये चली है टंकी, उसके बाद कितना काम हुआ है और कितने समय के पश्चात मरम्मत की गई है। तो हम देख लें 5 और 3 8, 8 में से -2 हुए तो बचे 6। तो 6 की गुणा जब हम 6 से करेंगे तो कितना आएगा 36, यानी कि 36 काम तो हमारा हो जाएगा 6 घंटे में। 6 घंटे में हमारा कितना हो जाएगा 36 काम। बचा कितना 9। अब जो बचा हुआ 9 काम है वो जब होगा उतने ही समय के पश्चात इसकी मरम्मत होगी। तो हम कह सकते हैं जो काम 9 बचा है उसकी डिवाइड करें 6 से तो हमारा आंसर आ जाएगा 6। 9 ही तो बचा था क्योंकि 36 काम तो हो चुका था, 36 काम तो हो चुका था, 9 बचा था। तो इसको भी देख लेते हैं। 6 एकम 6 बचे 3/6, यानी कि हम लिख सकते हैं 1/2, यानी कि इसका आंसर जो होगा 1 सही 1/2 घंटा। ऑप्शन नंबर 4 विल बी द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 5, 2x + 3y इज इक्वल टू 5/2 5/2 और xy इज इक्वल टू 1/6। तो 8x की घात 3 + 27y की घात 3 का मान कितना होगा, ये पूछा है हमसे। अगर आप कुछ देख पाएँ, मेरी नज़रों से देखिए, मेरी आंखों से देखिए, ये 2x + 3y 8x की घात 3 + 27y की घात 3, मतलब ऐसा लग रहा है ना कि अगर हम इसका क्यूब कर दें, इसका घन कर दें तो ये आ सकता है, ऐसा लग रहा है ना। तो कोई नहीं, कर दीजिएगा, यही करिए। 2x + 3y की पावर 3 दोनों तरफ करना होगा ना, और 5/2 की पावर
3। तो हम पाएंगे कि 2 दूनी 4 दूनी 8x³ प्लस 3 3 9 3 27y³ प्लस 3 दूनी 6 दूनी 3 3 9 दूनी 18xy और 2x प्लस 3y और हमारा बराबर में क्या आ जाएगा 5³ 125 बटे 2 दूनी 4 दूनी 8। ये हमारा आ गया। तो हम जब ये xy है यहाँ पे जब वैल्यू रखेंगे, वैल्यू पुट करेंगे तो क्या होगा, ये तो 8x³ प्लस 27y³ प्लस 18 में यहाँ पे 18xy था ना, तो xy की वैल्यू ये 1/6 रख देंगे, 1/6 रख दिया प्लस 2x प्लस 3y की वैल्यू 5/2, 5/2 भी रख देंगे और बराबर में क्या आया हमारा 125/8। ठीक है, तो 6 तियाँ 18, यही तो आ रहा है ना, 6 तियाँ 18 आ रहा है। बहुत अच्छे, 6 तियाँ 18 और 3 से 3 कट गया ना, सही हो रहा है ना। अब ये 5 बचा है ना, 5 इधर ले जाएंगे हम, 125 में बटे 125/8 माइनस 5 है ना। अगर हम इसका एलसीएम लेंगे 8 एलसीएम ले लिया तो 125 है, ये 125 माइनस 5 40 हमने माइनस कर दिया इसमें से, सही हो रहा है। देखिएगा 5, अरे नहीं गलत हो गया, यहाँ पे 2 होगा, यहाँ पे 2 होगा, यहाँ पे 2 होगा, तभी तो 5 तियाँ 15 हो जाएगा, 5 तियाँ 15/2। फिर से देखिएगा एक बार, फिर से देखिएगा, ये तो 2x³ प्लस 8x³ हो गया और 27y³ प्लस 18 था ना, प्लस 18 था, 18 और xy की वैल्यू जब हम रखेंगे तो 1/6 है xy की वैल्यू और 2x प्लस 3y की वैल्यू है 5/2। कितनी है 5/2, 5/2। तो 6 तियाँ 18, 6 तियाँ 18 और ये लास्ट में कितना है बराबर में 125/8, 125/8 है। तो ये क्या होगा 5 तियाँ 15/2, 15/2 ही तो हो रहा है। तो बराबर में हम जब ले जाएंगे 125, 125/8, 125 बटे क्या है 8 माइनस में हो जाएगा 15/2। अब जब हम इसका एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, एलसीएम जो है हमारा आ जाएगा 8 क्या आ जाएगा हमारा एलसीएम, और ये 125 माइनस और एलसीएम हमने लिया तो 15 चौका 60, 15 चौका 60 ये बचा। तो हमारा जो आंसर है वो 65/8, 65/8 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 4 विल बी द राइट आंसर। आशा करता हूँ कि आप समझ पाए होंगे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। 26 संख्याओं का औसत 54.5 है, प्रथम 15 संख्याओं का 50.4 है, अंतिम 12 संख्याओं का 62.5 है। यदि प्रारंभ से 15वीं संख्या को हटा दिया जाए तो शेष संख्याओं का औसत क्या होगा। बहुत आसान है ये भी। 26 संख्याओं का क्या दिया है औसत, लिख लीजिएगा 54.5, 54.5 तो दिया है औसत 26 का, और प्रथम 15 का क्या है भाई, प्रथम 15 का 50.4 और अंतिम 12 का क्या है, अंतिम 12 का है 62.5। अगर हम देखें तो जो 15 संख्याओं का एवरेज है वो 54.5 से कम है, कितना कम है 4.1 कम है। तो ये हमारा हो जाएगा माइनस, ये माइनस हो जाएगा 4.1 की मल्टीप्लाई 15 से, और ये जो है ये हमारा 8 ज़्यादा है, ये क्या है प्लस, तो 8 × 12 ये हमारा क्या आ रहा है, ये तो आ गया 61.5। 15 की गुणा जब हम 4.1 से करेंगे
तो हमारा 61.5 आ जाएगा, जो कि माइनस का है। और 12 की गुणा जब हम 8 से करेंगे, 8 ही तो ज़्यादा था, तो हमारा आ जाएगा 96, 96 आ जाएगा ना। तो 96 में से जब 61 घटाएंगे, 96 में से 96, 12 अट्ठो 96, 96 में से जब 61.5 घटाएंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 5.34, मतलब 34.5 आ जाएगा। हमारा क्या आ जाएगा, 34.5। तो हम देख रहे हैं कि 34.5 ही तो ज़्यादा हो रहा है। अगर हम अब, क्योंकि कह रहा है एक 15वीं संख्या निकाल देते हैं, तो 26 में से 25 ही तो बचेंगी, 26 में से 25 ही तो बचेंगी। तो 25 से अगर हम डिवाइड कर दें तो हमारा क्या आएगा, 25 एकम 25, और बचे कितने, 9, 95, 25 तियाँ 75, फिर बचे कितने, 20, और 25 अट्ठो 200। तो 1.38 अगर हम इस औसत में से घटा दें तो हमारा जो है आंसर आ जाएगा, सही आंसर आ जाएगा। हमारा सही आंसर कैसे आएगा, 54 क्या है, 54.5 हमारा औसत है। लेकिन हमारा औसत कितना कम हो जाएगा, 1.38 कम हो रहा है। तो घटा लीजिएगा भाई, यहाँ पे 0 मान लीजिएगा। यहाँ से 10 में से 8 गए, 2 बचे, 4 में से 3 गए, 1 बचा, 4 में से 1 गया, 3 बचा, और फिर 5, ये 0 मान लो यहाँ पे। 5 में से 0 गया, 0, 5 बचेगा, तो ये 53.12। ऑप्शन नंबर 4 विल बी द राइट आंसर। आशा करता हूँ कि इस क्वेश्चन को भी आप आसानी से समझ पाए होंगे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, 7 सेंटीमीटर आधार त्रिज्या और 24 सेंटीमीटर ऊर्ध्व ऊंचाई वाले एक उल्टे खोखले शंक्वाकार बर्तन में एक गोला रखा गया है। यदि गोले का उच्चतम बिंदु शंकु के आधार के स्तर पर हो तो गोले का आयतन एवं शंक्वाकार बर्तन के आयतन का अनुपात बताइए। हमसे क्या पूछा है, एक तो गोले के आयतन का अनुपात, गोले का आयतन और शंकु के आयतन का अनुपात पूछा है। तो जिस हिसाब से ये बता रहा है क्वेश्चन में ये बता रहा है कि उल्टे खोखले शंक्वाकार बर्तन, तो उल्टा खोखलाकार बर्तन कैसा होगा, ऐसा होगा, कैसा होगा, ऐसा होगा भाई, ऐसा होगा। अब क्या कह रहा है, इसके अंदर एक गोला है, इसके अंदर एक गोला है, इसके बेस से टच करता हुआ एक गोला है ना। और इसमें हमें दिया क्या है, इसमें हमें दिया है, एक तो इसकी त्रिज्या दी है, एक तो इसकी त्रिज्या दी है। शंकु की त्रिज्या कितनी दी है, 7 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर दी है। और इसकी जो ऊंचाई दी है, ऊर्ध्वाधर ऊंचाई, ये कितनी दी है, 24। तो अगर आप देख पा रहे हैं, मेरी आंखों से देखेंगे तो ये क्या बन रहा है, समकोण चतुर्भुज बन रहा है। आपने पढ़ा होगा इसके ट्रिपलेट होते हैं 7, 24, 25। ऊर्ध्वाधर ऊंचाई 24 है और ये त्रिज्या 7 है, तो ये जो ऊंचाई हो जाएगी ना, तिरछी ऊंचाई, ये 25 हो जाएगी। ठीक है, अब हमें इसकी तो सब पता चल गई है, शंकु की त्रिज्या और ऊंचाई तो पता चल गई, लेकिन जो गोले की त्रिज्या है ये हमें पता नहीं चल पाई है। तो इसको पता करने के लिए हम थोड़ा अलग टाइप से पढ़ाते हैं, आपको बताते हैं। मान लीजिएगा ये एक त्रिभुज है, त्रिभुज क्या ऐसा ही तो होता है शंकु, फिर इसमें बेस से सटा हुआ क्या है, गोला। और किसी भी त्रिभुज के अंदर अगर कोई सर्किल होता है, इन सर्किल होता है, तो उसकी जो इन रेडियस निकाली जाती है, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा अपॉन एस, मतलब क्षेत्रफल बटे सेमी पैरामीटर, अर्ध परिमाप। तो इसमें जो इसकी तिरछी ऊंचाई हो गई 25 हो गई, और ये 24 हो गई, और इसकी त्रिज्या जो 7 थी, लेकिन पूरी बेस हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, 14। तो अगर हम इसको निकाल पाएँ, अगर निकालना चाहें, तो जो इसका आर जो आ जाएगा, इसका जो क्षेत्रफल देखेंगे तो क्या आ जाएगा, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। तो आधार इसका 14 हो गया और ऊंचाई इसकी 24 हो गई, है ना। रेडियस का फार्मूला क्या था, डेल्टा बटे सेमी पैरामीटर, है ना। तो बटे सेमी पैरामीटर, सेमी पैरामीटर क्या होगा, एक तो 25 + 25 + 14 बटे 2, यही तो हम सेमी पैरामीटर निकालते हैं, 64/2। तो हमारा क्या आ गया, 32
32 आ गया ना, तो यहाँ पे रख लीजिएगा 32। 2 सत्ते 14, 2 सत्ते 14 हो रहा है ना, 2 सत्ते 14। और फिर यहाँ पे 8 तियाँ 24 और 8 चौक 32। तो हमारा जो आ रहा है त्रिज्या जो हमारी आ रही है वो क्या आ गई, 7 तियाँ 21/4 आ गई त्रिज्या। हमारी त्रिज्या गोले की भी त्रिज्या 21/4 आ गई। और हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछा है गोले का आयतन। गोले का आयतन क्या होता है भाई, गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यू। आर की पावर 3 होती है ना। और अनुपात किससे पूछा है, शंकु का आयतन। शंकु का आयतन क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, यही तो है ना। तो हम सबकी वैल्यू पुट कर लेते हैं। 4/3 पाई से पाई तो कट जाएगा, फिर भी कोई नहीं, 21/4, 21/4। इसको हम 3 बार लिख सकते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को, कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए क्योंकि पावर 3 थी, तो इस टाइप से लिख सकते हैं। और 1/3 जो पाई है, पाई तो कट जाएगा लेकिन कोई नहीं, आर स्क्वायर। इसकी त्रिज्या कितनी थी, 7, तो 7 का स्क्वायर कह सकते हैं। और फिर ऊंचाई जो थी वो 24 थी, है ना। तो पाई से पाई कट गया, है ना, 3 से 3 कट गया, 4 से 4 कट गया। और यहाँ पे 7 7 2 बार आ रहा है ना, तो एक 7 से 7 तियाँ 21, दूसरे 7 से 7 तियाँ 21, है ना। सॉरी। तो हमारा जो आंसर आ रहा है, ये 4 चौक 16 हो जाएंगे, और 16 इधर भी 4 बचे हैं, तो 16 चौका 64 हो जाएंगे, 16 चौका 64 हो जाएंगे। और ये 3 तियाँ 9 और 21, हाँ ये 3 24 को भी काट सकते हैं, 3 अट्ठो 24, 3 अट्ठो 24 कट जाएगा ना। तो फिर हमारा जो आंसर आएगा क्या आएगा, इधर 21 तियाँ 63, 21 तियाँ 63। और इस 16 की गुणा जब 8 से करेंगे, इस 8 से करेंगे तो क्या हो जाएगा, 128, 16 अट्ठो 128। तो यही हमारा आंसर है, 63:128 हमारा सही आंसर है। आशा करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको समझ आया होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, क्वेश्चन नंबर 8। एक दुकानदार प्रत्येक खिलौने के अंकित मूल्य पर 12% छूट देकर 264 रुपये में बेचता है। छूट न देने पर उसे 20% का लाभ प्राप्त होता है। यदि खिलौने का क्रय मूल्य 20% कम हो जाए तो इस स्थिति में भी वह पूर्ववत प्रतिशत लाभ अर्जित करना चाहता है, तो इसे किस मूल्य पर बेचना चाहिए, उसे किस मूल्य पर बेचना चाहिए, देखते हैं। तो इसमें जो दिया है 12%, 12% को अगर आप चाहें 12% को इस टाइप से लिख सकते हैं, 12/100। तो इस टाइप से ये आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 3/25, 3/25। अब ये क्या कह रहा है, 12% छूट देकर, मतलब 25 थी कोई चीज़, अब 3 की छूट दे दी तो क्या हो गई, 22। अब 22 कितने के बराबर है, 264 के, 264 के बराबर है। तो एक हमारा जो हो गया, 22 से हम काटेंगे, 22 एकम 22 और 22 दूनी 44, एक जो हो गया हमारा 12 के बराबर हो गया। तो कहने का मतलब ये है, जो हमारा जो मेन वैल्यू है 25 से गुणा करने पे क्या आ जाएगी, 300, क्या आ जाएगी, 300। फिर आगे क्या कह रहा है क्वेश्चन, छूट ना देने पर 20% का लाभ प्राप्त होता है। अगर हम वो छूट नहीं देता है, अगर इस क्वेश्चन में वो पहले तो 12% की उसने छूट दे दी, अगर वो छूट ना दे तो ये कितने का हो जाएगा, 300 का हो जाएगा। ये 300 का हो जा रहा है, लेकिन फिर छूट 20% नहीं देगा तो कितने का होगा, फिर छूट नहीं देने पर ये बढ़ जाएगा भाई, 20% बढ़ जाएगा, क्योंकि ये पैसे तो 300 हो रहा है ना, तो 300 30 दूनी 60, 360 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 360 का बिकेगा, है ना। तो वो कितने का बिकेगा, 360 का बिकेगा। फिर उसके बाद क्या कह रहा है, यदि यदि खिलौने का क्रय मूल्य 20% कम हो जाए, खिलौने का क्रय मूल्य 20% कम हो जाए, कितना कम हो जाए भाई, 20% कम हो जाए, तो 20% को हम 1/5 लिख सकते हैं, तो 5 से 4 हो जाए, खिलौने का मूल्य 5 से 4 हो जाए, तब क्या होगा,
खिलौने का मूल क्रय मूल्य 20% कम हो जाए, 5 से 4 हो जाए, तो ये हमारा जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 200। हमारा ये 200 आ जाएगा, 200 ही तो आएगा भाई, तो हमारा 200 आ जाएगा ये, है ना। फिर क्या होगा, फिर ये क्या कह रहे हैं, पूर्ववत स्थिति में अर्जित लाभ चाहता है, क्या चाहता है, पूर्ववत प्रतिशत लाभ अर्जित करना चाहता है, तो उसे किस मूल्य पर बेचना पड़ेगा, उसे किस मूल्य पर बेचना पड़ेगा अगर ये चाहता है, क्योंकि हमारा जो क्रय मूल्य जो हो जा रहा है वो हमारा 200 हो जा रहा था, कितना हो जा रहा था, 200 हो जा रहा था। अब हमें 20% लाभ लेना है, तो भाई 20% लाभ लेना है मतलब 200 का 120% हमें करना है, 200 का 120%, तो हम 2 जीरो से 2 जीरो खल्लास हो गए, ये तो 5 उसकी यूनिट वैल्यू है, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, तो 12 दूनी 24, हमारा 240 जो है सही आंसर आ गया, 4 विल बी द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है जिसमें AB 21 सेंटीमीटर है, BC 16.8 सेंटीमीटर है और CD 14 सेंटीमीटर है। यदि AC BD को समद्विभाजित करता है तो AD की लंबाई क्या होगी। ये कह रहा है कि ABCD क्या है, एक चक्रीय चतुर्भुज है, एक सर्कल के अंदर चतुर्भुज है, इस टाइप से, किस टाइप से, इस टाइप से एक चतुर्भुज है। इसे A मान लो, इसे B मान लो, इसे C मान लो और इसे D। फिर इसके विकर्ण भी दिए हैं, AC ये दिया है और ये BD। ये कह रहा है कि ये समद्विभाजित करते हैं, यहाँ पे क्या करते हैं, समद्विभाजित। तो इसकी एक प्रॉपर्टी होती है, इसमें क्या होता है, जब चक्रीय चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को क्या करते हैं, समद्विभाजित करते हैं, तो उसकी जो आसपास की भुजाओं का प्रोडक्ट होता है, मतलब आसपास की भुजाओं का गुणा दूसरी आसपास की भुजा के प्रोडक्ट के बराबर होता है। मतलब कहने का ये है कि AB गुणा BC बराबर होगा CD गुणा AD, और हमसे पूछा क्या है, AD ही पूछा है, AD की लंबाई पूछी, तो हम निकाल सकते हैं आसानी से। AB की वैल्यू जो होगी वो 21 इंटू BC की वैल्यू 16.8 16.8 होगी, और CD की वैल्यू 14 गुणा AD तो हमें निकालना ही है, तो मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 7 दूनी 14 और 7 तियाँ 21, ठीक है। फिर हम इसे काटेंगे, 2 से 2 अट्ठे 16 और 2 चौक 8, तो हमारी जो AD की वैल्यू जो आ जाएगी, AD की वैल्यू जो आ जाएगी मल्टीप्लाई करके क्या आ जाएगी, 25.2। 3 विल बी द राइट आंसर, जी विल बी द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। यदि कॉज स्क्वायर थीटा प्लस 3 इज इक्वल टू 3 कॉट स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा है, तो थीटा जो है 0 से बड़ा है लेकिन 90 से कम है, तो 2 कॉज थीटा प्लस 3 साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी। इसमें तो कुछ नहीं करना है, 0 से 90 के बीच हम वैल्यू पुट करके देख सकते हैं, जो हमें पता है, जैसे 30 की पता है वैल्यू, 30 डिग्री की पता होती है, 45 डिग्री की पता होती है और 60 डिग्री की भी पता होती है। तो हम 30 की और 45 की जब रख के देखेंगे तो ये वैल्यू सेटिस्फाई नहीं करेगा, यहाँ पे वैल्यू सेटिस्फाई नहीं होगी, लेकिन जब 60 डिग्री की वैल्यू रखेंगे हम तो ये सेटिस्फाई हो जाएगी। तो हम रखते हैं, देखिए कॉज स्क्वायर थीटा में कितना रखते हैं, 60 डिग्री प्लस 3 प्लस इज इक्वल टू 3 कॉट स्क्वायर 60 प्लस साइन स्क्वायर 60, है ना। तो कॉज स्क्वायर 60 की वैल्यू जो होगी वो 1/2 यानी कि 1/4 हो जाएगी, क्योंकि स्क्वायर लगा है, प्लस 3 इज इक्वल टू 3 की मल्टीप्लाई कॉट स्क्वायर 60 की वैल्यू जो होती है वो क्या होती है, हमारी जो वैल्यू होती है वो होती है रूट एक। जैसे मैं बताता हूँ, साइन 60 की कितनी होती है, रूट 3/2 और फिर बटे वो उल्टा कर देंगे, यहाँ पे 1/2, 2 से 2 का लास्ट 1/3, तो क्योंकि कॉट स्क्वायर 60 है तो इसका जब स्क्वायर करेंगे तो 3 ही आ जाएगा,
है ना, ये 3 ही आ जाएगा। प्लस साइन स्क्वायर 60, साइन स्क्वायर 60 की वैल्यू रखेंगे तो √3/2 होती है, तो हम यहाँ पे 3/4 हो जाएगी वैल्यू, है ना, कितनी हो जाएगी, 3/4 हो जाएगी। फिर हम आगे देखेंगे तो हम देखेंगे कि वैल्यू सेटिस्फाई हो रही है, कैलकुलेशन करने के बाद वैल्यू सेटिस्फाई हो रही है 60 डिग्री रखने पर, तो हम डायरेक्ट इसमें रख देंगे 60 डिग्री। क्या लिखेंगे, 2 cos 60, 2 cos 60 डिग्री प्लस 3 sin 60 डिग्री, है ना। तो हम देखते हैं 2 cos 60 की वैल्यू क्या होती है, 1/2 होती है, प्लस 3 तो ऐसा ही है, और sin 60 की वैल्यू क्या होती है, √3/2 होती है। तो जब हम इसका एलसीएम लेंगे क्या आ जाएगा, 2, इसका एलसीएम 2 आ जाएगा, ये 2 है, और यहाँ पे 3√2, 3√3, तो इसका हम आंसर देख रहे हैं क्या आ रहा है हमारा, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 11। एक पेन का मूल्य नोटबुक के मूल्य से 64% कम है, तो 5 पेन और 3 नोटबुक का मूल्य 120 रुपये है। तो हमसे पूछा है 8 पेन और 5 नोटबुक का मूल्य कितना होगा। कोई बात नहीं है, हम देखते हैं हमसे क्या पूछा है भाई, हमसे कहा गया है कि ये जो पेन का मूल्य है नोटबुक के मूल्य से 64% कम है। तो आपको पता होगा या पता नहीं है तो मैं बता देता हूँ, 64% को हम अगर इस टाइप से लिखें 64/100 लिख सकते हैं, किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो हमारा क्या आ जाएगा, 16/4 से काटेंगे, 16 चौका 64 और 25 चौका 100, तो आ जाएगा हमारा 16/25। अब क्योंकि ये क्या कह रहा है, पेन का मूल्य नोटबुक के मूल्य से 64% कम है, तो नोटबुक का मूल्य तो हो गया 25, कितना हो गया 25, देख रहे हैं हम, ये 25 हो गया, और ये 16 कम है, तो 25 में से 16 जाएंगे तो क्या हो जाएगा 9। अब ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, अभी हम इसे एग्जैक्ट वैल्यू नहीं मान सकते हैं, इसलिए हम इसे x मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, x। अब ये हमसे क्या पूछ रहा है, 5 पेन और 3 नोटबुक का मूल्य 120 रुपये है, कितना है 120, तो हम कर लेते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, 5 से गुणा करते हैं 9x को, प्लस और 3 से गुणा करते हैं 25x को, तो हमारा क्या आ रहा है 120, 120 ही तो आ रहा है। चलो देखते हैं आगे, तो 9 पंजे 45x, 9 पंजे 45x प्लस 25 तियाँ 75x बराबर क्या हो गया, 120 आ रहा है, 120 आ रहा है, तो ये 120x हो गया, 120x आ गया, और 120 ही है ये। तो अगर हम 120 से 120 काटेंगे तो एक आ जाएगा, x की वैल्यू क्या आ जाएगी, एक x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1, और हमने क्या माना था, 9x माना था और 25x माना था, यही तो माना था, 9x और 25x। तो अगर हम x की वैल्यू 1 रखेंगे तो ये 9 ही आ जाएगा, और ये x की वैल्यू 1 रखेंगे तो ये 25 ही आ जाएगा। तो मतलब ये 9 रुपये का है और ये 25 रुपये का है, नोटबुक 25 रुपये की है और पेन जो हो गया हमारा 9 रुपये का हो गया, है ना। तो अब ये क्या पूछ रहा है, 8 पेन और 5 नोटबुक कितने के होंगे। कोई बात नहीं, ये भी हम बता देंगे, हमारा 9 रुपये का एक पेन था, अब 8 पेन का मूल्य पूछ रहा है, कोई बात नहीं, मल्टीप्लाई कर देंगे हम, और 5 नोटबुक का मूल्य पूछ रहा है, तो 5 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे 25 को, यही तो है ना। तो 9 अट्ठे 72 प्लस 25 पंजे 125, तो हम जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 197, 197 विल बी द राइट आंसर, जो ऑप्शन नंबर 4 में है, ऑप्शन नंबर 4 विल बी द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 12, अभी के पास 2 वस्तुएं ए और बी हैं, उसके द्वारा ए को 15% हानि पर और बी को 25% हानि पर बेचे जाने पर क्या होता है, उसे कोई लाभ या कोई हानि नहीं होती है। उसके द्वारा ए को 25% के लाभ पर और बी को 10% की हानि पर बेचे जाने पर 114 का लाभ होता है। इस स्थिति में ए और बी के विक्रय मूल्य का अंतर पूछा है। कोई बात नहीं, हम बता देंगे। पहले तो ये हमसे क्या कह रहा है, कोई लाभ नहीं होता है और कोई हानि नहीं होती है। इसका मतलब ये है कि
ए का 15% हानि, ए की 15% हानि और बी की 25% लाभ, ये बराबर हो जाएगा। इसका मतलब ये तो हुआ, तो परसेंटेज से परसेंटेज काट देंगे और 5 तियाँ 15 और 5 पंजे 25, मतलब हम कह सकते हैं ए बटे बी हमारा क्या आ गया, 5/3। अगर आपको कोई दिक्कत ना हो तो हम 5 को आगे कोई 2 जीरो लगा लें और 3 के आगे कोई 2 जीरो लगा लें, तो किसी को मेरी समझ से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो हमारा ए और बी क्या आ रहा था, ए बी क्या आ रहा था, 500/300, मतलब ए 500 है और बी कितना है, 300, यही तो आ रहा था। फिर उसके बाद क्या कह रहा है, उसके द्वारा ए को 25% के लाभ पर, बी को 10% की हानि पर बेचे जाने पर उसे 114 का लाभ होता है। मतलब ये कह रहा है कि 500 का 25% अगर हम निकालें तो 25 पंजे 125 है ना, 25 पंजे 125 का लाभ हो रहा है और हानि माइनस मिलेंगे, तो 300 का 10% 30 आ जाएगा और बराबर क्या आ रहा है, 114 लाभ हो रहा है। तो हम देख रहे हैं तो ये 95 आ गया, 95 बराबर 114। तो हमारी जो वैल्यू होगी वो इस टाइप से आ जाएगी, क्या आ जाएगी, 19 पंजे और 19 छक्का, मतलब 6/5 आ जाएगी हमारी वैल्यू। कितनी आ जाएगी, 6/5 हमारी जो है वैल्यू आ जाएगी। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे, फिर हम यहीं से निकाल लेंगे वैल्यू, यहीं से हम इसकी वैल्यू निकाल लेंगे, ए की वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, पहले तो हम निकाल लेंगे ए की वैल्यू। ए की वैल्यू कैसे निकालेंगे, हमारी जो आया था 6/5 ही तो आया था, 6/5 ही तो आया। अब ए की वैल्यू जो थी हमारी 500 थी, ए की वैल्यू हमारी 500 थी, तो हम इस टाइप से डिवाइड करेंगे तो क्या आ गया, 100 आ रहा है ना, 100 आ रहा है, मतलब ए हमारा कितना आ गया, 600, ए हमारा 600 आ गया। अब बी भी देख लेते हैं, 6/5 में जब 300 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 5 छक्का 30 60, यानी कि 6 छंग 36, 360 आ गया। हमारा बी कितना आ गया, 360 आ गया। अब हमसे क्या कह रहा है, अब हमसे क्या कह रहा है, पहले तो आप ये देख लीजिएगा, ये 600 आ रहा है, ये 600 आ रहा है और बी कितना आ रहा है, 360 आ रहा है, 360 आ रहा है। फिर हमसे क्या पूछा है, प्रथम स्थिति में ए और बी के विक्रय मूल्यों का अंतर, मतलब ये वाली स्थिति पूछ रहा है भाई, ये वाली स्थिति पूछ रहा है, तब इनके विक्रय मूल्य में क्या अंतर होगा। मतलब 15% की हानि कर दी जाए, अगर इसमें इसका 15% निकाल दिया जाए, 15 छक्का 90, अगर इसका 90 निकाल दिया जाए तो क्या बचेगा, 510। अब फिर क्या करें, इसका 25% लाभ, मतलब 360 का 25% हमारा क्या होगा, 360 का हमारा जो 25% होगा वो हम अगर इसमें प्लस करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 25 36 दूनी 72 और 18 हमारा क्या हो गया, 90, 90 इसमें प्लस हो जाएगा तो ये कितना आ जाएगा, 450। तो ये ए का विक्रय मूल्य हो गया और ये 450 बी का विक्रय मूल्य हो गया। अब इनका अंतर निकाल लीजिएगा, इसका अंतर 0 से 0 गया 0 और 1 से 5 जाएगा नहीं, तो 11 में से 5 गए 6, 4 में से 4 गया 0, यानी कि हमारा आंसर आ गया 60। ए विल बी द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर क्या 13 क्या कह रहे हैं, 5 - 10 भाग, ये तो हमारा बॉड मास से रिलेटेड है, आपने पढ़ा होगा बॉड मास, बॉड मास पढ़ा होगा ना। बॉड मास से हम सिंप्लीफाई करते हैं, बॉड मास मतलब ब्रैकेट, पहले तो हम ब्रैकेट को तोड़ेंगे, पहले इसे ब्रैकेट को तोड़ेंगे भाई, फिर उसके बाद ऑफ, इस ऑफ को तोड़ेंगे, फिर उसके बाद डिवीजन करेंगे। तो यही हम करते हैं, क्या करते हैं, सबसे पहले हम ये करते हैं, ये जो ब्रैकेट है इसे तोड़ते हैं, ब्रैकेट को तोड़ेंगे हम सबसे पहले। तो 12 में से ये हमने लिख लिया 5 माइनस 12 में से 15 गए, माइनस के 3 बाहर आएंगे तो प्लस के 3 हो जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे हम फिर ये 10 है, अब क्योंकि ऑफ की जगह हम गुणा लगा देंगे तो ये हो जाएगा हमारा 50, क्या हो जाएगा 50 + 3। ठीक है, अब हम डिवाइड करेंगे। अब हमारा क्वेश्चन जो है वो बन गया इस टाइप का, कैसा बन गया, इस टाइप का, 10 भाग इस टाइप से, फिर मल्टीप्लाई 4। अब हम इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 4/10 है ना, 4/10 हो जाएगा, प्लस 15/3
30 हो जाएगा और गुणा 2 हो जाएगा। तो हम देख पाएंगे 15 दूनी 30 और 2 से 2 खल्लास हो गया, 2 दूनी 4 और 2 पंजे 10। ठीक है, समझ पा रहे हैं? ओके, फिर आगे हम देखते हैं। ये 5 हो गया और ये 50, मतलब 1/5 हो गया। 1/5 प्लस ये क्या हो गया, 3 दूनी 6/5 और प्लस यहाँ पे 1 बच रहा था, यहाँ पे क्या बच रहा था, 1। ठीक है, तो अब हम इससे एलसीएम ले लेंगे। इसका हम क्या ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम क्या आएगा हमारा, 5, तो 5 25। ठीक है, एलसीएम लेने पे 25 हो गया पूरा। और फिर कितना हो रहा था हमारा, पीछे देखना पड़ेगा। कैलकुलेशन करने के बाद फिर 7 आंसर आ जाएगा। 7 विल बी द राइट आंसर, 2 विल बी द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहते हैं, त्रिभुज ए बी सी में सी 90 डिग्री है, सी क्या है, 90 डिग्री है। एम और एन क्रमशः भुजाओं ए बी और ए सी के मध्य बिंदु हैं। सी एम और बी एन एक दूसरे को बिंदु डी पर समकोण पर प्रतिच्छेद करते हैं। यदि बी सी इक्वल टू 9 है तो बी एन की लंबाई हमसे पूछी है। तो हमारा क्या है, सी हमारा 90 है, मतलब इस टाइप से हमारा होगा। ए होगा ये, और ये होगा बी, और ये होगा सी। सी तो 90 है ना। फिर उसके बाद क्या कह रहा है अभी, एम ए बी का मध्य बिंदु, यहाँ पे क्या हो जाएगा एम, और यहाँ पे क्या हो जाएगा एन। ठीक है, इस टाइप से ये मिला दिए गए, सी एम और बी एन, सी एम और बी एन। फिर इसके बाद क्या कह रहा है, ये भी कितने पे, 90 पे काट रहे हैं। ये भी कितने पे, 90 पे समकोण पर काट रहे हैं। किस पे, समकोण पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं। और बी सी हमारा क्या है, 9 सेंटीमीटर हमारा बी सी दिया है। और हमसे पूछा क्या है, बी एन पूछा है। तो अगर आप देख पा रहे हो तो आप मेरी आंखों से देखिए, बी एन सी, और ये हमने मान लिया डी, यहाँ पे प्रतिच्छेद बिंदु मान लिया डी। तो बी डी सी, ये भी तो समकोण है ना, बी डी सी और बी एन सी। अगले पेज पे हम बना लेते हैं साफ सुथरा, कैसा, साफ सुथरा बना लेते हैं हम। ये हमारा जो है त्रिभुज है, ये हमारा त्रिभुज हो गया। ठीक है, और फिर इस टाइप से काट रहे हैं एक दूसरे को। ये हमारा एम हो गया, और ये एन हो गया, ये बी हो गया, और ये सी हो गया। तो ये वाला, ये भी समकोण है, ये भी समकोण है। तो बी एन सी और बी डी सी क्या एक समरूप त्रिभुज लग रहे हैं। कैसे लग रहे हैं, समरूप त्रिभुज लग रहे हैं। तो हम कह सकते हैं, जब ये बी डी सी और बी एन सी समरूप हैं तो हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, बी एन अपॉन क्या हो जाएगा, सी डी, और बी सी बराबर बी सी, और बी सी अपॉन क्या हो जाएगा, बी सी अपॉन क्या हो जाएगा। इस टाइप से हम कैलकुलेशन करेंगे तो हमारा आ जाएगा आंसर, इस टाइप से हम कैलकुलेशन करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा ए। कितना आ जाएगा, 9√6/2। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। ओके, देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है। ए एक कार्य को 40 दिन में पूर्ण करता है, बी ए से 25% कम कुशल है, और सी बी से 60% अधिक कुशल है। तो क्या कह रहा है आगे, ए और बी ने 8 दिन तक साथ में कार्य किया, फिर ए ने छोड़ दिया भाई। फिर सी बी के साथ आ गया और दोनों ने साथ में मिलकर कार्य समाप्त कर दिया। तो कार्य कुल कितने दिनों में समाप्त हुआ। ये वाले 8 दिन भी लगा के पूछ रहा है, ये वाले 8 दिन भी लगा के पूछ रहा है कि कार्य कितने दिन में समाप्त हुआ। तो ये जो आप देख रहे हैं ना 20% को आपको पता है हम कैसे लिख सकते हैं, 20% को हम 1/5 लिख सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि ए जो है बी ए से 25% कम कुशल है। तो बी ए से 25% कम कुशल है, मतलब ए तो 5 क्षमता होगी और बी की 1 कम हो जाएगी, 4। फिर हमसे क्या कह रहा है आगे, सी बी से 60% अधिक कुशल है। तो मतलब सी इस टाइप से है, सी कितना है 160% है, 160%, और
बी से 100% से 160% अधिक कुशल है। ठीक है, तो 2 अट्ठे 16 और 2 पंजे 10। तो हमारा बी सी क्या आ रहा है, यहाँ पे बी सी क्या आ रहा है, हमारा बी सी का अनुपात जो आ रहा है वो आ रहा है 5 और 8। अब हमें इसका सेम बनाना है, तो इसके लिए हम इसमें 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, और इधर हम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तभी तो आएगा। तो हमारा 25 पचम 25 और 4 पंजे 20 और 4 पंजे 20 और 8 चौक 32। हमारा जो अनुपात आ गया, क्षमता का अनुपात, ए बी सी की क्षमता का अनुपात 20 25 20 और 32 आ गया। कितना आ गया, 25 20 और 32 आ गया हमारा ए बी सी का अनुपात। ठीक है, ये हमारा ए हो गया, ये हमारा बी हो गया और ये सी हो गया, इनकी क्षमता का अनुपात आ गया। तो अगर हम सबका एलसीएम ले लें, हम इस टाइप से लिख लेते हैं, ए बी सी। तो 25 इसकी क्षमता है, इसकी 20 क्षमता है, इसकी 32 क्षमता है। ठीक है, इसमें कहा क्या गया है कि ए एक कार्य को 40 दिन में करता है, तो इसका टोटल कार्य निकालने के लिए हम 40 से क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। तो 25 चौका 100 यानी कि 1000 कार्य है भाई। टोटल कार्य जो है हमारा वो कितना है, 1000। टोटल कार्य हमारा कितना है, 1000। फिर हम देखते हैं, 1000 तो हमारा हो गया टोटल कार्य। टोटल कार्य हमारा कितना हो गया, 1000। फिर हमसे कह रहा है ए एक कार्य को 40 दिन में पूर्ण कर देता है। ठीक है, ये तो हो गया, हमने टोटल वर्क निकाल लिया। फिर क्या कह रहा है, ए और बी 8 दिन तक कार्य करते हैं साथ में। ए और बी जिनका अनुपात क्या था, 25 20 और 32। तो ए और बी दोनों साथ में कार्य करते हैं, यानी कि 45 हो गए। 45 8 दिन तक कार्य करते हैं, 45 लोग 8 दिन को, 45 की क्षमता से 8 दिन तक कार्य चलेगा। तो कितना हो जाएगा, 8 पंजे 40 और 8 चौक 32, कितना हो गया, 360। अब 1000 में से 360 माइनस करेंगे तो हमारा कितना बचेगा, 640। 640 काम अब किसे करना है, अब ए ने तो भाई छोड़ दिया, ए ने कार्य छोड़ दिया। फिर सी बी के साथ आ गया, बी जो है सी के साथ मिलके भाई कार्य को समाप्त करने में लग गए। तो 8 दिन तो ये हो गए, 8 दिन तो ये हो गए भाई, ए ऐसे लिख लो साफ। फिर इसमें प्लस करना है, जो दिन आएंगे प्लस करेंगे तभी आंसर आएगा। तो हमारा 640 बच रहा था, 640 ही तो बच रहा था। और फिर ये क्या था, 25 20 और 32 का अनुपात था। अब BC साथ में कार्य करेंगे तो कितना हो जाएगा, 32 और 20 52। अब 52 से जब हम मल्टीप्लाई भाग करेंगे तो हमारा क्या आएगा, 52 एकम 52 और 52 दूनी क्या आएगा हमारा, 52 एकम 52 और 52 दूनी, फिर हमारा क्या बचा, 12 बचा, 120 हो गया, 52 दूनी 104। फिर क्या बचा, फिर हमारा 16 बचा, 16 बटे हम लिख सकते हैं 52, 16 बटे 52। अगर हम इससे डिवाइड करें 4 से, 4 चौक 16 और 13 चौका 52। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो हमारे ये कितना आ गया, 12 4 बटे 13। तो अगर हम इसको जोड़ लेते हैं तो क्या आएगा, 20 4 बटे 13। यही हमारा सही आंसर होगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आंसर नंबर डी। कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। तो दोस्तों आज के लिए अभी इतने ही क्वेश्चन रखते हैं, बाकी के 10 क्वेश्चन हम अगली वीडियो में देखेंगे। और अगर आपको हमारा सलूशन पसंद आया हो और समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में। पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ते रहिए।